पण 1 मिनिट येतोच काय? Good evening, everyone. We'll wait for 5 minutes and then we'll start the program. ठीक आहे. लावलं पाहिजे. आता ऐकतोय का आवाज? हो. आवाज ऐकायला आला पाहिजे. कोणाचा आवाज? येतोय का? हॅलो 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 हॅलो. गुड इवनिंग एवरीवन. आप सबका प्रतिभा प्रभाकर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर के जो पेशेंट एजुकेशन सीरीज है, मंथली पेशेंट एजुकेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है. अपने पेशेंट एजुकेशन सीरीज महीने के हर लास्ट सैटरडे को रहता है 4 बजे. एक बार ऑनलाइन रहता है 1 महीने में, 1 महीने में ऑफलाइन रहता है. सो इस बार हमारा ऑनलाइन इवेंट है. सबको थोड़ी सूचनाएं दूंगी प्रोग्राम चालू करने के पहले. अ, आप लोग अपने आप को माइक जो है वो म्यूट पे रखें. आपके जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर सेशन के बाद आप पूछ सकते हैं. ठीक है. और अब हो सके तो
आपके इसको नाम दीजिए। बहुत सारे लोगों का सिर्फ मोबाइल का सैमसंग और ऐसे सब आ रहा है। प्लीज आपका इसको आईडी को नाम दीजिए। अभी हम ज्यादा देर ना करते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक। एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक आप सबको पता ही हुआ कि रोज की डेली एक्टिविटी में भी बहुत सारे एक्टिविटीज जो है, जैसे कि नहाना या फिर खाना बनाना या फिर कोई भी चीज बाजार जाना, ये सारी एक्टिविटी में हमें बहुत सारा कभी ब्रेथलेस होता है, तबीयत ठीक नहीं है तो भी ब्रेथलेस होता है। तो ये एक्टिविटी ना करने की बजाय अगर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा चेंज करें और थोड़े टिप्स अगर ध्यान में ले और वो अगर हम फॉलो करें अपने डे टू डे रूटीन में, तो हमें उससे बहुत फायदा हो सकता है। उससे हम सारे एक्टिविटीज कर भी सकते हैं और दूसरी चीज मतलब बहुत अच्छे से आप आपका लाइफ जी भी सकते हैं। तो आज के हमारे जो स्पीकर्स है आप सभी लोग उनको जानते हैं, डॉक्टर मनीषा हिंदुजा जो हमारी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है और वो भी स्पेशलाइज है कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी में। डॉक्टर फरजीन वाडिया, वो भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है जो आफ्टरनून में हमारे सेंटर पे आते हैं और वो भी स्पेशलाइज है कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी में। और ज्यादा देर ना करते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम डॉक्टर मनीषा एंड डॉक्टर फरजीन, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूर्वी। एंड मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने अपना वक्त निकाला और ये सेशन सुनने के लिए आज आप यहाँ पे आए हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगी। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? फरजीन, कैन यू सी इट? Yes, yes. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स इन क्रॉनिक लंग पेशेंट्स। हमारा दिन कौन सी एक्टिविटी से कंपोज होता है? हमारे दिन में हम काम भी करते हैं, अपना काम करते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। हम अपने रेगुलर काम के अलावा दूसरे काम करते हैं जैसे ऑफिस जाना, शॉपिंग करना, कुकिंग करना है, जिनको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। फिर हमारी लीजर एक्टिविटीज जैसे टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, गार्डन में जाना, और रेस्ट हमारा आराम करना और सोना। लंग के पेशेंट्स को क्या तकलीफ होती है? लंग के पेशेंट्स का लंग कैपेसिटी कम होता है, जिसके वजह से उनका फंक्शनल कैपेसिटी मतलब ये सब काम करने की जो ताकत होती है वो कम होती है। इसलिए उन्हें दमे की तकलीफ, ब्रेथलेसनेस होती है, और ये दमे की तकलीफ से उन्हें डर लगता है ये एक्टिविटीज करने के लिए। जब हम डरते हैं तो हम वो एक्टिविटीज को नहीं करते हैं, उसे स्टॉप कर देते हैं, और इसके वजह से हमारी कैपेसिटी और कम हो जाती है। ये पूरा एक साइकिल होता है, और हमारी एक्टिविटीज हम करते हैं, हमें थकावट बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है। ये थकावट के वजह से ऐसा फीलिंग आती है जो दम बढ़ता है और डर लगता है, ना कि आपके लंग कंडीशन वर्स होते हैं। कभी कभी पेशेंट सोचते हैं कि लगता है हमारा लंग्स दिन बर दिन खराब होते जा रहा है, हमारी लंग कंडीशन प्रोग्रेस होती जा रही है, पर ये ऐसा नहीं है। ये फटीग या टायर्डनेस जो हम बोलते हैं, ये उसके वजह से आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या है? हमारे जो रोज की एक्टिविटीज हैं
हमारा जो काम है, हमारी जो लीजर एक्टिविटीज हैं, सब जितना हम करते हैं उतना ही इक्वली हमारे बॉडी को रेस्ट चाहिए। और अगर रेस्ट और काम में इक्वल बैलेंस हो तो हमें ये तकलीफें नहीं होगी, हमारा दम कम होगा और हम अपना दिन बेटर मैनेज कर पाएंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या है? हम अपने बॉडी मैकेनिक्स मतलब बॉडी का पोस्चर, हमारी ब्रीदिंग, सबको जोड़ के और सबको मिला के जो हम काम करते हैं उससे हम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। इसे बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स। एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स क्यों चाहिए हमें? हम जब एनर्जी कंजर्व करते हैं, हमारी बॉडी पे जो डिमांड होती है ये एक्टिविटीज करने के लिए, वो कम हो जाती है। हमारे हार्ट और लंग्स पे जो स्ट्रेन पड़ता है ये एक्टिविटीज करने पे, वो कम हो जाता है। हमें दम कम लगता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारा डर कम होता है, हम खुशी से अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं एनर्जी बजटिंग। हम जब महीने का बजट बनाते हैं, सपोज मेरा बजट है 10,000 रुपया, 2,000 रुपया मैं शॉपिंग के लिए यूज कर रही हूँ, 2,000 रुपया मैं घर के सामान के लिए यूज कर रही हूँ, 2,000 रुपया मैं हमारी भाइयों को दे रही हूँ। ऐसे करके हम वो 10,000 का बजट बनाते हैं। 10,000 का बजट है तो हम 12,000 का खर्चा नहीं करते हैं, जितना पैसा है उतना ही खर्चा करते हैं। वैसे ही हमारी एनर्जी कंजर्वेशन है, मतलब जितनी एनर्जी है उसको हम बजट करके यूज करें ताकि हमारा दम और डर दोनों कम रहे। इसे कहते हैं एनर्जी बजटिंग, एनर्जी को बजट में यूज करना। एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स के 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं: प्रायोरिटाइज, प्लान, पोजिशन, पेस, पर्सनल ब्रीदिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। हर एक पॉइंट के डिटेल्स में जाऊंगी और इसका क्या मतलब होता है वो समझाऊंगी। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज मतलब किसी भी काम को प्रायोरिटी देना, नंबर 1 पोजीशन देना। तो हमारे जो डेली एक्टिविटीज है हमें उनको प्रायोरिटाइज करना है, उसको पोजीशंस देनी है। हमें एक चार्ट बनाना है, जैसे कि आप वो फोटो में देख सकते हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज करने के लिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हैं आज करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या वो अर्जेंट है तो हम अभी का अभी करेंगे, क्या वो अर्जेंट नहीं है तो हम उसे दिन में बाद में के लिए रखेंगे। और अगर वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो हम किसी और को, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे लिए करने के लिए। और वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमें उस एक्टिविटी को निकाल देना है लिस्ट से। तो जैसे हम आज का लिस्ट बनाते हैं, आज सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा नहाना और टॉयलेट एक्टिविटीज करना, तो ये अर्जेंट है, ये हमको अभी के अभी करनी है। इम्पोर्टेंट दूसरा इम्पोर्टेंट है सब्जी खरीदना, बट क्योंकि अब मैं थक गई हूं, मैं शाम को निकलूंगी सब्जी खरीदने के लिए। तो जो नॉट इम्पोर्टेंट, जो नॉट अर्जेंट है, उसको हम दिन में बाद में के लिए शेड्यूल करेंगे। जो कम इम्पोर्टेंट है वो बाजू वाली से जाके मिलना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर अगर मैं खुद थक गई हूं तो मैं उससे मिलने आज नहीं जाऊंगी, मैं किसी घर वाले को बोलूंगी आज उनसे मिलने के लिए, या कल चली जाऊंगी मिलने के लिए। और जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे नीचे जाके कुछ सामान खरीदना जो मुझे 4 दिन बाद चाहिए, उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगी, आज और कल की लिस्ट में ये एक्टिविटी ही नहीं रखूंगी। तो ऐसे हम अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करेंगे। आप सुबह उठ के ऐसे डेली चार्ट बनाइए कि आज की हमारी एक्टिविटीज क्या इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी वाइज लिखिए और उसको वैसे वैसे एग्जीक्यूट कीजिए ताकि आपका एनर्जी बचा रहे। और अपने फैमिली मेंबर से और दोस्तों से आप मदद मांग सकते हैं जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज नहीं है उसके लिए। सेकंड है प्लानिंग। हम हर चीज की प्लानिंग बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं, बट ये प्लानिंग करने में हम बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं। तो ये प्लानिंग कैसे की जाए? पहले तो हम जो भी एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं उसके सारे आइटम्स इकट्ठा करें। सपोज मैं मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ना चाहती हूँ, मैं बैठ के चेयर पे न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे चाय चाहिए, कफ आ रहा है तो मुझे कफ का मग चाहिए और मुझे मेरे चश्मे चाहिए। तो ये सब चीजें हमको प्लान करनी है।
मैं चेयर और टेबल पे बैठ के फिर याद करूंगी, अरे चश्मा तो रूम में ही भूल गई, रूम में जाएंगे चश्मा लेके आएंगे, अरे चाय का कप तो किचन में ही रह गया, किचन में जाएंगे चाय लेके आएंगे, कफ आ गई बाथरूम भागना पड़ेगा कफ फेंकने के लिए। तो ये हमारी भागम दौड़ी बढ़ाता है और सिम्टम्स बढ़ाता है। तो अगर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने बैठना है तो मैं स्प्यूटम मार्क, चश्मा, चाय सब कुछ साथ में लेके बैठ के रिलैक्स होके न्यूज़पेपर पढूं। तो इसे बोलते हैं गैदर ऑल आइटम्स। जो भी आपको सामान चाहिए कोई एक्टिविटी के लिए, पहले उसको गैदर कीजिए, फिर बैठ के आप वो एक्टिविटी कीजिए। फिर हैवी एक्टिविटीज और लाइट एक्टिविटीज को ऑल्टरनेट कीजिए। जैसे बाथरूम जाना एक हैवी एक्टिविटी है, नहाना सेकंड हैवी एक्टिविटी है, बट बैठ के चाय पीना लाइट एक्टिविटी है। तो पहले मैं बाथरूम जाऊंगी, बैठूंगी, चाय पीऊंगी, रेस्ट करूंगी, फिर नहाऊंगी। ऐसे नहीं कि एक ही टाइम पे दोनों काम निपटा दूं, उससे दम ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि काफी टाइम हम सोचते बाथरूम जा ही रहे हैं तो बाथरूम और नहाना दोनों साथ में कर लेते हैं, पर दोनों हैवी एक्टिविटीज है, दोनों के बीच में रेस्ट होना बहुत जरूरी है। थर्ड, हमें रश नहीं करना है। कोई भी चीज में घाई करेंगे तो वो हमारा दम बढ़ा देती है। हम हर सेशन में जब आपका क्वेश्चनर लेते हैं हम ये सवाल पूछते हैं कि रश करने से आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, जब आप घाई घाई में कोई काम करते तो आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, और आंसर होता है यस। जब हमको सेंटर पे आने के लिए लेट होता है, हम घाई करते हैं, आते ही बीपी शूट अप हो जाता है, सैचुरेशन कम हो जाती है। घर पे भी ऐसे ही होता है जब हमें बाहर जाना है। तो कोई भी चीज के लिए रश नहीं करना है। तो कैसे रश नहीं करें, अर्जेंट तो है चीजें करना, तो हम एक प्लानर बनाएंगे। कौन सी एक्टिविटीज कौन से दिन करने हैं वो हफ्ते का प्लानर साथ में बना लेंगे। आज अगर मैं सेंटर में एक्सरसाइज करने जा रही हूँ तो आज के दिन बैंक का काम नहीं रखूंगी, आज सेंटर में एक्सरसाइज करके आऊंगी, कल जाऊंगी बैंक और बैंक का काम करूंगी। तो 2 डिफरेंट डेज में जब मैं एक्टिविटी करूंगी मुझे थकावट कम होगी। सेकेंडली, सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे। अगर हमको सेंटर के लिए 7 बजे या 8 बजे निकलना है तो हम 5:30-6 बजे उठेंगे, ताकि हम आराम से अपनी एक्टिविटीज तैयार होना कर सकें और सेंटर जाने में हमें रश नहीं हो। आप कोई भी काम के लिए ये यूज कर सकते हैं। और कोई भी एक्टिविटी के जो अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं वो अवॉइड करेंगे। जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था न्यूज़पेपर पढ़ने का, बार बार उठ के 10 चीजें नहीं लानी है, एक ही साथ सारी चीजें लाके बैठनी है। तो हम अननेसेसरी स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी अवॉइड करेंगे। और जहां पॉसिबल है हम एड्स यूज करेंगे, जैसे ट्रॉलीज, व्हील वाली बैग, या चीजें जिसको हम दोनों हाथ से उठा सके। जैसे हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, आजकल छोटी छोटी ट्रॉलीज आती है, हम वो ट्रॉली लेके जाएंगे, हाथ में वजन नहीं लेके आएंगे, ताकि थकावट कम हो। हम कोई भी चीज जो खड़े रह के कर सकते हैं वो झुक के नहीं करेंगे, ताकि थकावट कम हो। ये एड्स जैसे हम आगे प्रेजेंटेशन में बढ़ेंगे, हम हर एक एक्टिविटी के लिए क्या एड्स यूज कर सकते हैं हम तभी बताएंगे। नेक्स्ट है पोस्चर या पोजिशनिंग। जब भी पॉसिबल है एक्टिविटी बैठ के कीजिए। खड़े रह के करने में एनर्जी ज्यादा लगती है, और गलत पोजीशन में कोई भी एक्टिविटी करने में एनर्जी ज्यादा लगती है। जब हम झुक के काम करते हैं, बेंडिंग, स्टूपिंग, ये हमारी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करती है। जो एक्टिविटीज बैठ के कर सकते हैं वो बैठ के कीजिए, जो एक्टिविटीज खड़े रह के कर सकते हैं खड़े रह के कीजिए, पर करेक्ट पोस्चर में। जब हम झुक के करते हैं तो वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। आप ये फोटो में देख सकते हैं, जब जूते टाई करने हैं आप चेयर पे बैठ के पाँव ऊपर करके जूते टाई कर सकते हैं, या एक स्टूल या हाई चेयर रख के उस पे पाँव रख के जूते टाई कर सकते हैं। जब हम पोछा मारते हैं घर का, ट्राई कीजिए लंबा स्टिक यूज करने के लिए, ताकि आपको झुक के नहीं करना पड़े, आप खड़े रह के पोछा मार सकते हैं। वैसे ही जब हम किचन में काम करते हैं हम पहले बैठ के सारा प्रिपरेशन कर देंगे, सब्जी चॉपिंग वगैरह सारे काम बैठ के कर लेंगे, फिर खड़े रह के खाना बनाएंगे। तो इससे हमारी एनर्जी कम कंज्यूम होती है। जहां खड़े रह के करना है एक्टिविटी कंपल्सरी, वहां पे ट्राई करेंगे जब थक जाएं तो अपने एल्बोस हम टेबल पे रखेंगे। जब हम अपने एल्बोस टेबल पे रखते हैं तो हम हमारे एक्सेसरी मसल्स, जो हमारे नेक के मसल्स हैं, उसे हम यूज कर सकते हैं
एक्स्ट्रा ब्रीदिंग के लिए, जो हमको सपोर्ट करते हैं हमारे ब्रीदिंग मसल्स को। तो जब भी आप हैंड्स को किसी भी टेबल, चेयर या स्टूल या कोई हाई सरफेस पे सपोर्ट करेंगे, आप वो एक्टिविटी और कंफर्टेबली कर सकते हैं। फिर पेसिंग। पेसिंग मीन्स रुकना। कोई भी चीज जो आपको थकावट दे रही है, आपको रुक रुक के करना है। बीच में, जैसे मैंने कहा, रेस्ट होना बहुत जरूरी है। चीजें आराम से करनी है, घाई नहीं करना है। अपने बॉडी के मैसेजेस सुनिए। अगर आपकी बॉडी बोल रही है कि हम थक रहे हैं, तो स्टॉप कीजिए। पूरी थकावट, फटीग होने के बाद अगर हम स्टॉप करते हैं, हमको वो थकावट या फटीग से रिकवर होने में डबल टाइम लगता है। और थकावट, फटीग पहुंचने के पहले स्टॉप करते हैं तो हम जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो रादर देन पूरी थकावट आने के बाद स्टॉप करके फिर आपको 4 घंटा लग जाए वो फटीग कोप अप करने से, इससे अच्छा एक्टिविटीज को डिवाइड कीजिए, बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लीजिए और अपनी थकावट कम कीजिए। जहां भी पॉसिबल है, चेयर्स रखिए आपके किचन के बाहर, आपके हॉल में, आपके रूम के बाहर, ताकि हम जब एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, बीच में 2 मिनट ब्रेक लेके चेयर पे बैठ के रेस्ट करके फिर हम नेक्स्ट काम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो अपने घर पे किधर भी, जिधर आपको पता है कि ये जगह से दूसरा जगह जाने में मुझे थकावट या दम लगता है या ऑक्सीजन कम हो जाती है, उधर चेयर रख दीजिए, ब्रेक लीजिए, 2 मिनट आराम कीजिए, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाइए। और हर एक एक्टिविटी को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कीजिए। जैसे खाना बनाना, बैठेंगे, सब सब्जियां काटेंगे, खड़े रहेंगे, आपका बेसिक तड़का देंगे, सब्जी बनाएंगे, फिर गैस लो पे रखेंगे, फिर बैठेंगे, रेस्ट लेंगे, फिर खड़े रहेंगे और बाकी का काम करेंगे। तो हर एक एक्टिविटी को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए और छोटी छोटी ब्रेक्स बीच बीच में लेके रहिए। ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एक्टिविटी क्विट करने की जरूरत नहीं है। हम नहीं बोल रहे कि आप स्टॉप कर दीजिए चीजें, हम बोल रहे हैं कि सिर्फ आप रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेंगे तो रिकवरी बेटर होगी। पर्स स्लिप ब्रीदिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो हम आपको सेंटर में भी कराते हैं, आपकी रूटीन एक्सरसाइजेस में भी कराते हैं। पर्स स्लिप ब्रीदिंग हमारे एयरवेज, जो हमारे लंग के एयरवेज हैं, जो हमारे लंग के पाइप्स हैं, उसे खुला रखने में मदद करती है। हम पर्स स्लिप ब्रीदिंग में नाक से लंबा सांस लेते हैं, मुंह में एक गोल का आकार, जैसे पर्स का ओपनिंग होता है वैसे ओपन करके फूंक मार के छोड़ते हैं। पर्स स्लिप ब्रीदिंग का मेन प्रिंसिपल है, हम जितनी सांस अंदर खींचते हैं उससे डबल सांस हम बाहर निकालते हैं। तो अगर हम सांस अंदर 2 काउंट्स में खींच रहे हैं तो हम 4 काउंट्स में निकालेंगे। अंदर खींचेंगे, तो जितना अंदर खींचते हैं 1 2, उसका डबल बाहर निकालेंगे 1 2 3 4। ओके, ये आप कोई भी रेशियो में कर सकते हैं। अगर आपकी सांस आप लंबा खींच सकते हैं तो 3 काउंट में खींचिए, 6 काउंट में निकालिए, या 1 काउंट में खींचिए, 2 काउंट में निकालिए। हर एक पेशेंट अपने अपने लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। पर्स स्लिप ब्रीदिंग से हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल्स इंप्रूव हो जाते हैं और हमें रिकवर करने में हेल्प करते हैं हमारे फटीग से। तो जब भी हम हैवी काम करके आते हैं, हम रुकेंगे, चेयर पे बैठेंगे, 3-4 पर्स स्लिप ब्रीदिंग करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे अपने आप को और फिर नेक्स्ट काम में प्रोसीड करेंगे। और दूसरी चीज होती है रिलैक्सेशन पोजिशंस। रिलैक्सेशन पोजिशंस मतलब पोजिशंस लेना जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो। जब आपको कोई भी एक्टिविटी करने में बहुत ज्यादा दम लग रहा है, हम खड़े खड़े किसी वॉल के अगेंस्ट लीन कर सकते हैं। अगर आप बैठे हो तो अपने टेबल के अगेंस्ट लीन करके कुछ इस प्रकार बैठ सकते हैं। अगर आप सोए हो तो बेड या चेयर के अगेंस्ट आगे फॉरवर्ड बेंड करके लीन कर सकते हैं। जब हम लीन करते हैं, हम अपने डायफ्राम को बेटर ब्रीदिंग पोजीशन में लाते हैं और एक्सेसरी मसल्स को भी यूज होने में हेल्प करते हैं।
एक्सेसरी मसल्स वो हैं जो हमारे एक्स्ट्रा मसल्स हैं, जो डिफिकल्टीज के टाइम पे हमें डीप ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। तो रिलैक्सेशन पोजिशंस और पर्स लिप ब्रीदिंग दोनों के कॉम्बिनेशन में हमारा दम कम हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप कोई भी सर्कमस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टीज को ओवरपावर कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि हमेशा पॉजिटिव रहिए ताकि बीमारी आपको ना ले ले, आप बीमारी के ऊपर एक कंट्रोल कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कितने भी टेक्निक्स प्रैक्टिस करूं, पर अगर माइंड में नेगेटिविटी है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा। अगर माइंड में पॉजिटिविटी है कि यस ये मैं ओवरकम कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ बेटर तरीके से, तो मैं ओवरकम जरूर करूंगी। तो ये थे हमारे 6 इम्पोर्टेंट तरीके एनर्जी कंजर्व करने के लिए। अब हम हर एक एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने समझाया एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, हमारा नहाना, कपड़े पहनना, खाना, बाथरूम जाना, और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है जैसे कुकिंग, आगे झुकना, सीढ़ियां चढ़ना, शॉपिंग पे जाना, ये सब एक्टिविटीज में हम क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बचा सकें। अब फर्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं, वो है बेदिंग, नहाना। जब हम नहाते हैं तो कुछ कुछ ट्रिक्स यूज करके हम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। जैसे हमको अपने बाथरूम को अरेंज करना है हमारे हिसाब से। ट्राई कीजिए जहाँ पे हैंड शावर्स अवेलेबल है हम हैंड शावर्स यूज करें ताकि हम पानी सब जगह पहुंचा सकें। अगर टम्बलर और बकेट से नहाते हैं तो हम चेयर पे बैठ के नहाएं, या बाथरूम में जो सीट, आजकल फोल्डेबल सीट्स होती है जो आपके दीवार में फोल्ड होके ऊपर जाती है, आप उसको एक नीचे जस्ट पुल अप कर सकते हो, तो दीवार पे टेक के वो फोल्डेबल सीट पे बैठ के भी हम नहा सकते हैं। तो बैठे रहने से आपको झुकना कम पड़ेगा और बकेट से पानी लेना आसान हो जाएगा। फिर हम जब सोप लगाते हैं, स्पॉन्जेस आती हैं लंबी स्टिक के साथ, लंबी स्टिक के साथ आगे स्पॉन्ज रहती है, वो यूज करके हम अपनी बैक, अपने पाँव की एरिया को क्लीन कर सकते हैं जो पहुंचने में हमें कठिनाई होती है। जब हम नहा के हो जाते हैं, ट्राई कीजिए नहाते समय बाथरूम में ज्यादा स्टीम ना हो, क्योंकि स्टीम ह्यूमिडिटी से भी हमारी ब्रेथलेसनेस बढ़ सकती है। और वेंटिलेशन, जब भी नहाते हैं अगर एग्जॉस्ट फैन है बाथरूम में तो हम एग्जॉस्ट को ऑन कर देंगे। जब नहा के हो जाता है हम एक बड़ा सा टॉवल अपने आप को रैप करेंगे ताकि हम वो रैप से ही अपने आप को सुखा लें। या बाथरोब्स आते हैं जो हम पूरी बॉडी में लाइक अ जैकेट पहन सकते हैं और वो ही हमारी बॉडी को सुखा लेगा, ताकि हमें एक एक पार्ट को पोंछने के लिए जो एनर्जी लगती है हम उसको सेव कर सके। जब भी हम कपड़े पहनते हैं नहाने के बाद, कोशिश करिए कि रूम में आके बैठ के आराम से फिर कपड़े पहने। तो नहाने और कपड़े पहनने के बीच में अगर हम 1-2 मिनट का ब्रेक कर सकते हैं तो हमें दम कम लगेगा। जब कपड़े पहनते हैं पहले से ही डिसाइड करके रखिए हम क्या कपड़े पहन रहे हैं और सारा अरेंज करके रखिए। फिर एक जगह पे बैठिए, पहले लोअर बॉडी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लोअर बॉडी में कपड़े पहनने के लिए हमें आगे झुकना पड़ता है जिसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। तो क्योंकि आपने रेस्ट किया है, आपके पास थोड़ी एनर्जी लेवल्स बढ़ गई है, तो हम डिफिकल्ट काम पहले कर लेंगे। तो लोअर बॉडी को पहले हम ड्रेस कर लेंगे, फिर अपर बॉडी को ड्रेस कीजिए। जब हम ट्राई करते हैं कि कपड़े जो लेते हैं वो थोड़े लूज फिटिंग के लें या स्ट्रेचेबल लें ताकि हमको उतारने और पहनने के समय तकलीफ ना हो। जिप्स का इस्तेमाल ज्यादा करें रादर देन बटन्स, क्योंकि एक एक बटन लगाने में अगेन एनर्जी ज्यादा लगती है। और शूज पहनने के लिए हम एड्स यूज करते हैं, जैसे शू पहनने के लिए वो स्टिक्स रहती हैं जिससे जूता आसानी से पहन सके। ट्राई करें कि वेलक्रो शूज पहने, या वेलक्रो कपड़ों में भी हो सकता है ताकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग इजी हो और लेसेस बांधने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा नहीं लगे। अगर हमें सुबह सुबह किधर जाना है तो एक रात पहले ही कपड़े निकाल के रखें, क्योंकि सुबह आपको ऑलरेडी रश होती है किधर भी टाइम पे पहुंचने के लिए। तो रात को सब चीजें सेट करके रखें और सुबह उठ के वैसे तैयार हो।
जब हम नहाते हैं तो सेंटेड सोप्स का इस्तेमाल कम कीजिए, क्योंकि काफी पेशेंट्स जिनको एलर्जी है स्मेल से, उनको वो दम बढ़ सकता है नहाते समय। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी थी नहाना। सेकेंड एक्टिविटी है ग्रूमिंग। अभी से डॉक्टर फरजीन लेंगे सेशन। डॉक्टर Good फरजीन, evening, यू कैन टेक ओवर। everyone. Yes. So हम आते हैं ग्रूमिंग पे। सो ग्रूमिंग बेसिकली ये एक्टिविटीज है जो हम दिन भर दिन काम में यूज करते हैं। सबसे पहले ब्रशिंग योर टीथ इज वन ऑफ द ग्रूमिंग एक्टिविटी। अब उसको कैसे किया जाए? नॉर्मली हम देखेंगे हमारी बेसिन्स ऑलवेज लोअर लेवल पे रहती है, तो हमें आगे झुकना पड़ता है ब्रश करने के लिए। तो जब भी हम बेंड करते हैं, जैसे मनीषा मैडम ने बताया, पोजिशनिंग, पोस्चर, जब हम बेंड करते हैं हम सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। तो इसे कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं? हम बैठ सकते हैं। जब भी हम बैठते हैं हम हमारी एनर्जी 25% से कम कर देते हैं यूज करना, इतना हम कंजर्व करते हैं हमारी एनर्जी। तो हम बैठ के ब्रशिंग कर सकते हैं हमारी बेसिन पे। एल्बोस को नजदीक रखना है हाथ से, या एल्बोस को हम बेसिन पे भी रख सकते हैं और ब्रशिंग का मूवमेंट कर सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी आए हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, ब्रश ही अपने आप मूव होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत रिस्ट का मूवमेंट करना है हमें। सेकेंड, जब भी हम मुंह धोते हैं तो मुंह धोने के टाइम भी हम बेंड करते हैं, तो बैठ के मुंह धोया कीजिए। जब भी धोएंगे एल्बोस को अपने शरीर के पास रखें, ज्यादा शोल्डर मूवमेंट्स ना करें। जब भी हम क्लीन करते हैं हमारा फेस टॉवेल से, हमेशा याद रखिए कि नाक और मुंह को साथ में नहीं क्लीन करिए। ओके, हमें सांस का तकलीफ ऑलरेडी है, जब हम दोनों पाथवेज बंद कर देते हैं वो थोड़ा और डिफिकल्ट होता है। तो पहले अपर पोर्शन क्लीन कर सकते हैं नोज तक, एंड फिर हम वो लोअर पोर्शन और नेक को क्लीन कर सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी, शेविंग, यूजुअली फॉर मेन। अभी आजकल तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल ट्रिमर्स और इलेक्ट्रिकल शेविंग किट्स भी आ गई है, तो उसमें भी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस फोम स्प्रे करते हैं और वो मशीन अपने आप ग्लाइड करता है उसको। अभी ये करते वक्त भी हम बैठ सकते हैं। बैठने के बाद जो हमारे हाथ है एल्बोस क्लोज रखने, जैसे मैंने बोला, ज्यादा ये मूवमेंट अवॉइड करना है जब तक हम अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड, कोम्बिंग है। अब इसमें तो हमें करना ही पड़ता है, हमारा शोल्डर मूव होता ही है, तो इसमें हम कैसे ब्रीदिंग के साथ उसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे मनीषा मैम ने बोला पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, अभी वो कैसे करें? तो जब हम हाथ उठा रहे हैं तो हम सांस लंबा ले सकते हैं, और जब भी हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं उस दौरान हम फूंक मार के हमारे ब्रेथ को बाहर छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम ये ब्रीदिंग टेक्निक हमारे ग्रूमिंग सेशन में यूज कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट इसमें यह है कि आगे झुकना नहीं है, बैठ के जितना हो सके एनर्जी को कंजर्व करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, क्लीनिंग एंड हाउस वर्क। तो अब हमारे घर में हमेशा हम देखते हैं कि बहुत सारी धूल रहती है और काम तो हमेशा रहता ही है हमारे पास करने के लिए। तो सबसे पहले प्लान करना उस काम को, सारे टास्क को हफ्ते में डिवाइड कर देना। तो समझो कि सोमवार को आप सोच सकते हो कि आज आप लॉन्ड्री करोगे, मंगलवार को आप सोच सकते हो कि मैं एक कबर्ड क्लीन करूंगी, बुधवार को सोच सकते हो कि चलो जो भी कपड़े निकालने हैं वो सब हम मशीन में डाल सकते हैं। तो ऐसे करके ब्रेक करना जरूरी है। आप अगर सोचोगे कि एक ही दिन में आपको झाड़ू भी करना है, पोछा भी करना है, क्लीन भी करना है, तो इसके लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा लाइट टास्क को हेवी टास्क के साथ कंबाइन करना, मतलब अब समझो कि आपको पता है कि कपड़े सुखाना बहुत हैवी लग रहा है, कपड़े मशीन में डालना बहुत हैवी लग रहा है, तो उस दिन उसके साथ कुछ लाइटर एक्टिविटी की जाए जो बैठे बैठे कर सकते हैं, कि जैसे कि कुछ सामान डालना है डब्बों में, ऐसा। तो हमेशा अपने काम को हैवी और लाइट में डिस्टिंग्विश करना है। जब भी हो सके फैमिली मेंबर्स की हेल्प लेनी है, कुछ भी गलत नहीं है अगर हम किसी को हेल्प करने बोल रहे हैं। ओके, अभी क्लीनिंग के टाइम, अभी आजकल वो लॉन्ग हैंडल वाले डस्ट पैन्स आ गए हैं, और वो क्या बोलते हैं, पोछा मारने के लिए भी लॉन्ग हैंडल वाला है, तो उसमें ज्यादा नीचे नहीं झुकना पड़ता है। मोस्टली सबके पास मेड्स रहती है, बट जिसके पास नहीं है और करना ही पड़ रहा है, तो वो लॉन्ग हैंडल डस्ट पैन्स का यूज करना जरूरी है। अब समझो कि आपको कबर्ड क्लीन करनी है,
तो यूजुअली हम कैसे कबर्ड में नीचे झुकते हैं, बैठते हैं, तो हम एक स्टूल का यूज कर सकते हैं। उस स्टूल पे बैठ के हम जो भी हमको लेना है नीचे के ड्रॉवर से या साफ करना है वो हम कर सकते हैं। जब भी हम डस्टिंग करते हैं याद रखना मास्क लगाना, क्योंकि हम बहुत ससेप्टेबल रहते हैं डस्ट धूल से, तो हमेशा अपने आप को उस समय प्रोटेक्टेड रखना जरूरी है। क्लीनिंग के टाइम भी बहुत सारे वो स्प्रेज रहते हैं ना किचन और ये सब क्लीन करने, वॉल क्लीन करने, तो उसमें भी बहुत सारे एलर्जेंस रह सकते हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग ओडर जो इरिटेंट्स है उसे हमें अवॉइड करना है। अब जब हम यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं तो हमेशा याद रखिए अगर करना है तो थोड़े टाइम के लिए वो यूटेंसिल्स को सोक करके रखिए। जब आप सोक करके रखोगे तो ज्यादा स्क्रबिंग नहीं करना पड़ेगा, तो क्योंकि वो अपने आप जो भी है स्टफ वो निकल जाएगा। जब भी यूटेंसिल्स क्लीन करने हैं पहले बैठ जाइए, थोड़े बहुत जो क्लीन करने हैं विद द सोप उसे क्लीन करिए, फिर रुकिए थोड़ी देर, उसको सोक होने दीजिए और फिर आप उसे धो सकते हो। जैसे एक साथ सब नहीं करना है। अभी धोने के बाद भी हम उसे सुखाने रख सकते हैं और सुखाने के बाद तुरंत ही हम उसे क्लीन करने लगते हैं, तो उसमें वापस ज्यादा एनर्जी जाती है। जब तक वो पूरे ड्राई ना हो जाए उसको आप अंदर मत रखिए, ताकि हमें वापस उसे टॉवेल से या नैपकिन से क्लीन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक चीज इसमें आती है लॉन्ड्री। अभी हमको कपड़े धोने ही रहते हैं समझो, तो अभी इसको हम कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारे कपड़े हैं उसको एक बकेट है या एक कोई कवर है जिसमें हम डाल सकते हैं। हमेशा उसको उठा के लाने का जरूरत नहीं है, लिफ्टिंग बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है आपका। तो तब क्या कर सकते हैं, हम उस चीज को पुल कर सकते हैं। जब स्लाइड करोगे पुल करोगे एनर्जी कम जाएगा, जब लिफ्ट करोगे एनर्जी ज्यादा जाता है। तो ट्राई टू मॉडिफाई थिंग्स जैसे आपके घर पे है उस हिसाब से। अब जब हम बैठ गए छोटे स्टूल पे बैठ सकते हैं मशीन में कपड़े डालने। ऐसे लॉन्ग हैंडेड रीचर्स भी रहते हैं जो आप सिर्फ ऐसे बैठे बैठे उठा सकते हो और वो कपड़ा अंदर डाल सकते हो। ओके, दैट इज वन थिंग जो आप ट्राई कर सकते हो। सेकेंड, जब हमें कपड़े बाहर सुखाने डालने रहते हैं, सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि अभी धूप अच्छी है तो 12 बजे का समय बहुत अच्छा है कपड़े सुखाने के लिए। पर जब वेदर के टेम्परेचर स्पेशली समर में इतने एक्सट्रीम रहते हैं और जब हम जाते हैं वो सुखाने, हमारी एनर्जी और ज्यादा कंज्यूम होती है। तो या तो किसी का हेल्प लीजिए वो करते वक्त, या फिर आजकल वो सर्क्यूलर हैंगर्स भी रहते हैं जिसमें ज्यादा हाथ को ऊपर नहीं डालना पड़ता, बस क्लिप करना है अपने कपड़ों को। तो वो एक इजी मॉडिफिकेशन है कपड़े सुखाने के लिए। थर्ड, आयरन करना रहता है। अगर अभी जो कपड़ों को आयरन की जरूरत नहीं है उसे नहीं करिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है सिर्फ उन्हीं कपड़ों को कीजिए। अब वो भी करते समय एक लाइट वेट आयरन यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो करते वक्त हम बैठेंगे और जो भी कपड़े हैं या जो भी है वो हमारे लेवल पे पोजीशन करेंगे। आपका अगर आयरन स्टैंड भी है जिससे आप कपड़े करते हो, बहुत टाइम हमें झुक के करना पड़ता है, तो हमें वो अवॉइड करना है। या तो बैठिए या तो उसको अपने लेवल पे एडजस्ट कीजिए। इसके बाद बेडिंग, जो बेडशीट वगैरह चेंज करनी रहती है, तो सबसे पहले तो अगर चेंज करनी है तो पहले एक साइड का करिए। हम बहुत बार ना पहले नीचे का करते हैं, फिर उधर जाते हैं, ऊपर का करते हैं, फिर इधर आते हैं साइड का बेडशीट अंदर टक करने के लिए। तो पहले एक साइड का कीजिए ताकि आपका मूवमेंट कम हो इधर से उधर जाने का। और आजकल वो इलास्टिक वाले फिटेड भी आते हैं, तो उसमें सिर्फ इलास्टिक रहता है, आपको सिर्फ चारों कोने पे जाके उसको टक करना रहता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। ओके, इसके अलावा समझो कि अभी आपको पिलो कवर्स भी चेंज करने, तो बैठ के करो और ये सब एक साथ मत करो। पता है कि आज चेंज करना है तो दोपहर को आप बेडशीट लगाओ, शाम को आप पिलो कवर लगाओ, ऐसे। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी कुकिंग। ओके, अभी कुकिंग हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, सबको खाना देना है, इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अभी क्या क्या किया जाए? सबसे पहले हमें प्लान करना जरूरी है कि हम क्या बनाने वाले हैं। अब समझो आपने प्लान कर लिया कि आज हम वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं, तो अभी आपको जो सारी सामग्री लगेगी उसके लिए वो पहले से ही हम निकाल के रखेंगे। कई बार ऐसे होता है कि आप फ्रिज खोलेंगे, नीचे झुकेंगे,
कैरेट निकालेंगे, बंद करोगे, वापस झुकोगे, कुछ और निकालोगे। तो एक साथ जब हमें पता है कि हमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं, हम पहले से ही उसको निकाल के रख सकते हैं। जब भी पॉसिबल है, जैसे मैंने बोला, बैठ के करना जरूरी है। स्पेशली जो एक्टिविटीज हमें पता है कि 10 मिनट से ज्यादा लगने वाली है, और कुकिंग ऐसी एक्टिविटी है जो 10 मिनट से ज्यादा लगेगा ही हमें टाइम, तो हमेशा उसको बैठ के किया कीजिए। कि जैसे क्लीनिंग है, वेजिटेबल्स को कट करना है, तो बैठ के करो, एल्बोस को सपोर्टेड रखो जब भी हम कट करें। ओके, लाइट वेट यूटेंसिल्स यूज करना ट्राई करो। कभी कभी हम बहुत हैवी यूटेंसिल्स करते हैं, हमसे उठाए ही नहीं जाते, उसमें हम ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो आजकल सारे लाइट वेटेड आते हैं, सॉस पैन्स आते हैं, कंटेनर्स आते हैं, तो हम इंस्टेड वो यूज कर सकते हैं। जब भी हम कुक करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना है कि वेंटिलेशन अच्छा हो। ओके, तो इसीलिए एग्जॉस्ट फैन है या कोई भी मैकेनिज्म जिससे एयर अच्छे से फ्लो हो, क्योंकि हम स्टीम करते हैं कुछ तो वो स्टीम आता है, या फिर हम कुछ चोका डालते हैं, वघार डालते हैं, तो उसका फ्लेम सब अपने पास ही आ रहा है, हम ही इनहेल कर रहे हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए एग्जॉस्ट डालना जरूरी है। ऑल्सो वन थिंग, कि अभी हमें पता है कि हमें कल बाहर जाना है और फिर बहुत कुछ हो जाएगा, तो हम एक दिन पहले बना सकते हैं खाना, उसको फ्रीज कर सकते हैं हम, ऐसे नहीं कि नेक्स्ट डे नहीं खा सकते। आपको ये सोचना है कि आपका एनर्जी आप कैसे सबसे ज्यादा कंजर्व करें, तो एक दिन पहले भी बना सकते हैं आप वो खाना। जब भी कुकिंग करते ट्राई करना है कि हम मल्टीटास्किंग ना करें। मतलब हम सोचेंगे एक गैस पे हम चाय भी करेंगे, एक गैस पे हम खाना भी बनाएंगे और मैं बाजू में रोटी भी बनाऊंगी, तो ये हमें नहीं करना है। हमें एक एक टास्क एट अ टाइम करना है। ओके, और जो सारी इंग्रेडिएंट्स जो हमें लगती है वो बहुत नेसेसरी है, जैसे कि चाय हम पीते ही है, शक्कर, सॉल्ट, वो सब हमें हमारे लेवल पे रखनी, ऐसे लेवल पे नहीं रखनी जहां हमारे हाथ ऊपर जाएंगे या हमें नीचे झुकना पड़े। तो जो हमारे आंखों और वेस्ट के लेवल पे हो, उतना रीच में हमें ये सारी आइटम्स को रखना है। अब खाना बनाते वक्त भी हम उसको स्टेजेस में ब्रेक कर सकते हैं, कि जैसे आपने सुबह में कटिंग करके रखा, फिर थोड़ी देर बाद हम उसको जाके उठेंगे और जो आपको बनाना है वो बना सकते हैं, तो उसे ब्रेक करना जरूरी है। अब जब हम बड़ा मील बनाने जाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, तो हम छोटे छोटे मील्स बना सकते हैं। आजकल वो 1 पॉट मील्स, 1 पॉट रेसिपीज भी आए हैं, विच इज वेरी इजी। मतलब साथ में ही रसम राइस या फ्राइड राइस, सो एवरीथिंग जो एक ही कुकर में आप एक साथ बना सकते हो, ऐसा बनाने का हमें ट्राई करना है। इसके अलावा प्लान, जैसे मैंने बोला, पहले से ही याद रखना कि आपको क्या बनाना है, क्योंकि जब हम जिस दिन बनाने जाते हैं हम तब सोचते हैं कि आज मैं क्या बनाऊंगे, और फिर वो स्ट्रेस में हमें और ज्यादा एनर्जी लगती है बनाने के लिए। इसके अलावा अब समझो कि कोई पार्टी है घर पे और कुछ है, तो तभी हम पेपर प्लेट्स है या कप्स ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका काम कम हो जाए। यूटेंसिल्स धोना है या सर्व करना है अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, खाना खाना। ओके, अब खाना खाने में ऐसे लगता है कि एनर्जी नहीं लगती, बट खाना खाने में सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी यूज होती है। ओके, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप, हमें स्ट्रेट बैठना है खाना खाते वक्त। ओके, अपराइट सिटिंग पोस्चर का खाना खाते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब हम स्ट्रेट बैठते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है, जब भी हम स्टूप करके बैठते हैं वो अफेक्ट होता है। हमारा डायफ्राम भी इसमें काम आता है जब हम स्ट्रेट बैठते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स को ये तकलीफ होती है, खाना खाते वक्त खांसी आती है या सांस फूलने लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं खाना खाना है। हम लार्ज मील जो रहते हैं, जो हम खाली ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव वे में छोटे छोटे मील्स खा सकते हैं, कि जैसे सुबह कुछ खाया फिर दोपहर को स्मॉल क्वांटिटीज में खाओगे तो एनर्जी कम कंज्यूम होगी। खाना हमेशा स्लोली खाना है, छोटे छोटे बाइट लेने हैं, और जब छोटे छोटे बाइट लिए उसके बाद थोड़ा बीच बीच में रुक सकते हैं, ताकि हम हमारा ब्रेथ पे ध्यान दे सकते हैं बीच में। अगर हमें ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब किया है तो हमें ऑक्सीजन लेना जरूरी है खाना खाते वक्त। ओके, जब आपको लग रहा है आप बहुत थके हुए हो, तब अवॉइड करना है खाना खाने, क्योंकि
जब आप खाना खाओगे आपको और थकान लगेगी। तो इसीलिए ऐसे प्लान करो कि अगर आपने कुछ मॉर्निंग में बहुत हैवी काम किया है, एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर के गैप के बाद आप कुछ खाइए। अभी सारी इजी टू चू डिशेस रहेगी तो खाने में आपको आसानी होगी। आप उसका कंसिस्टेंसी बदल सकते हो। जब हम बहुत हार्ड खाते हैं ना, हमारा चूइंग में ही बहुत एनर्जी जाता है। तो जब हम उसको थोड़ा लिक्विडिफाई करते हैं, या जैसे खिचड़ी के फॉर्म में या कुछ भी फॉर्म में जो इजी टू चू होता है, तो खाने में थोड़ा आसानी होता है। जब भी हम खाते हैं, जैसे बोला, एल्बोज हमारी टेबल पे सपोर्टेड होने चाहिए। हम बहुत बार या तो टीवी देखते हुए खाते हैं या ऐसे खाते हैं, हमेशा एल्बोज को सपोर्ट करना जरूरी है। जो सारे फूड हमको गैस कॉज करते हैं या ब्लोटिंग कॉज करते हैं, उसको हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि गैस और ब्लोटिंग की वजह से हमारे फेफड़ों का स्पेस भी कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपैंड नहीं हो पाते अच्छे से। तो जब हम ऐसे फूड्स अवॉइड करेंगे, अपने आप हमारा ब्रेथलेसनेस भी कंट्रोल में रहेगा। अभी खाना खाने के बाद एटलीस्ट 1 आवर तक हमें कुछ भी हैवी एक्टिविटी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस को ऑक्सीजन और ब्लड खींचता है हमारे बॉडी से। तो हमारे मसल्स का जो भी ऑक्सीजन है, ब्लड है, वो सब वहां जाता है हेल्प करने के लिए। ठीक है, इसके लिए कुछ हैवी एक्टिविटी करने जाओगे तुरंत तो आपको और ज्यादा थकान लगेगी। सो ऑलवेज 1 आवर तक कुछ भी हैवी एक्टिविटी नहीं करना। खाना खाने के बाद एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स अपराइट बैठना, तुरंत नहीं लेटना, तुरंत नहीं सोने जाना। और खाना खाते वक्त पानी पीना या कुछ भी लिक्विड पीना अवॉइड करना है। खाना खाने के बाद आप पी सकते हैं या खाना खाने के पहले, बट खाना खाते वक्त ये नहीं करना है। ऑल्सो जो पेशेंट्स को ज्यादा कफ रहता है, वो हमेशा खाने के पहले क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो वो खाना खाते वक्त बहुत इंटरफेयर करता है। तो एयरवे क्लियरेंस करना जरूरी है, कफ निकालना जरूरी है। नेक्स्ट, बेंडिंग। अब जैसे हमने बोला कि बेंडिंग इज नॉट अ वेरी गुड एक्टिविटी, पर हमारे घर में ऐसे चीजें रहती है कि हमें नीचे झुकना ही पड़ता है, अनअवॉइडेबल रहता है। तो ज्यादातर के अवॉइड करो कि हम बेंड करें। उसके लिए जैसे मनीषा मैम ने बोला, वो शूज पहनते वक्त भी हम ये यूज कर सकते हैं अपना, वो लॉन्ग शू हॉर्न जैसा रहता है, सॉकेट रहता है, तो हम उसे यूज कर सकते हैं। या फिर इलास्टिक शू लेस जो रहती है वो यूज कर सकते हैं, ताकि ज्यादा बेंडिंग ना हो। अब समझो कि नीचे से कुछ निकालना ही है तो बैठ के करो। जब भी हम स्पाइन से झुकते हैं, हमारी एनर्जी ज्यादा यूज होती है और पोस्चर भी अच्छा नहीं है जब हम ऐसे झुकते हैं। जब भी हम स्क्वाट करते हैं, मतलब कि नी के बल बैठते हैं, दैट इज स्टिल अ बेटर पोस्चर टू यूज जब हम नीचे से कुछ उठाने जाए। तो जो भी हम अभी आप ये पिक्चर में देख सकते हो, जैसे वो कुछ उठाना है नीचे से, तो जब भी हम नीचे से कुछ उठाने जाते हैं, ये देखो, आप स्क्वाट करो और कुछ उठाना है, तो वो जो चीज है ना, वो अपने बॉडी से नजदीक रखोगे ना, तो एनर्जी कम जाएगी। अगर आप बहुत हैंड्स को रीच बाहर ऐसे ओपन करोगे और फिर उठाने जाओगे ना, तो आप बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। अब समझो कि शू लेस बांधना है और कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? चेयर पे बैठे हो, अपना पैर आप बेड पे डाल सकते हो, या अपना पैर आप एक छोटे स्टूल पे डाल सकते हो, और फिर उसे आप कर सकते हो टाई। आगे झुकना अवॉइड करना है जितना पॉसिबल हो। अगर झुकना ही पड़ रहा है तो जैसे मैंने बोला, स्पाइन से नहीं झुकिए, अपने नीज के बल, जिसे हम स्क्वाटिंग बोलते हैं, उसके बल आप झुक सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेयर क्लाइंबिंग। अब स्टेयर क्लाइंबिंग कैसे करें? तो जब करना ही पड़ता है, और ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, इनफैक्ट इट इज समटाइम्स गुड ऑल्सो कि आप स्टेयरकेस लेते हो। तो जब भी आपके पास अगर रेलिंग अवेलेबल है या बैनिस्टर जिसे हम बोलते हैं साइड में पकड़ने के लिए, ऑलवेज उसे यूज करिए, लीन करिए उस पे, उसका सपोर्ट लीजिए। चढ़ते वक्त एक स्टेप एट अ टाइम करेंगे तो आपका एनर्जी ज्यादा कंजर्व होगा, रादर देन सारे स्टेप्स एट वन टाइम। ओके, तो जब भी आप चढ़ रहे हो तो एक्टिविटी को ब्रेक करो। तो सबसे पहले हम ब्रीद इन करेंगे और फूंक मारते वक्त हम अपना स्टेप ऊपर रखेंगे, फिर वापस ब्रीद इन करेंगे और दूसरा पैर से ऊपर चढ़ेंगे। ओके,
जब भी आप कुछ भी हैवी एक्टिविटी कर रहे हो या स्टेप ले रहे हो, हमेशा एक्सहेल करना है, हमेशा फूंक मारना है। अगर ये करते वक्त आपको रेस्ट लगेगी तो रेस्ट लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट नहीं ले सकते। आप जितना ज्यादा रेस्ट लोगे आपका रिकवरी टाइम कम रहेगा। पेसिंग जैसे मैडम ने बोला, शॉर्टर रिकवरी टाइम रहेगा। आप जब लास्ट स्टेयर पे चढ़ोगे ना, जब आप रेस्ट लेके जाओगे, आपको वो रिकवरी टाइम कम हो जाएगा। रादर के आप एक साथ एक फ्लाइट चढ़ोगे तो आपको बहुत देर रुकना पड़ेगा एनर्जी वापस लाने, आपका ब्रेथ वापस लाने। जब भी हम स्टेयर चढ़ते हैं और समझो हमारे हाथ में कुछ है, सपोज ऑक्सीजन सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं और वो कैरी करना ही पड़ेगा, तो ट्राई करो कि दोनों हाथों पे रहे, मतलब इधर आप बैग में रख रहे हो या फिर आप वही हाथ से उसको स्टेयर पे रख सकते हो और एक एक स्टेप के साथ उसे उठा के रख सकते हो। जब भी एफर्ट लोगे, जब भी उसे उठाओगे, फूंक मारना जरूरी है। इसके साथ जैसे मनीषा मैम ने बोला, पोजिशंस, ब्रेथलेसनेस रिलीविंग पोजिशंस, तो स्टेयर्स चढ़ते वक्त भी अगर समझो आपका ब्रेथलेसनेस बढ़ रहा है तो वो जो रेलिंग है, जो हैंडल है, उसे पकड़ के हम आगे झुक सकते हैं और लंबा लंबा फूंक मार सकते हैं वो टाइम पे। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग योर ब्रेथलेसनेस। नेक्स्ट एक्टिविटी शॉपिंग। ओके, सबका फेवरेट है और आजकल तो इसका हम ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं, तो ये तो सबसे बेस्ट हो गया, हम सबसे ज्यादा एनर्जी वही कंजर्व करते हैं। ओके, बट अगर समझो हमको जाना ही है बाहर, क्योंकि हम बहुत लोग, हम ऐसे रहता है कि नहीं, देख के ही लेना पड़ती है चीजें, तो सबसे पहले लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या लेना है। ओके, सेकेंडली, अगर आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हो तो ये देखना जरूरी है कि आपका मशीन चार्ज है या नहीं। बहुत टाइम वो चार्ज नहीं होता और फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि वहां गए और फिर खत्म हो गया ऑक्सीजन। ओके, जब भी आप शॉपिंग जा रहे हो, ट्रॉली बैग यूज करेंगे तो बेटर है, क्योंकि वो सिर्फ खींचना पड़ता है, हमें ज्यादा उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे मार्केटिंग जगहों पे आजकल डिलीवरी सर्विसेज रहती ही है, मतलब अगर आप जाओगे भी तो भी आप उनको पूछ सकते हो घर पे डिलीवर करने, आपको जाके वो उठाने के लाने का जरूरत नहीं है। जब भी पॉसिबल है ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ शॉपिंग यूज करने हैं, जैसे कि आजकल तो सब ऑनलाइन है, अमेजोन है, ये है, वो है, सब आजकल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हमारे घर पे आ ही जाते हैं, हमें सिर्फ कॉल करने की नीड रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर समझो कि वेट कैरी करना पड़े, सपोज नहीं डिलीवरी सर्विस है, तो पूरा जो वेट है ना वो एक हाथ में कभी नहीं कैरी करना, उसको हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। या तो दोनों हाथ में लो या फिर वो बैकपैक लेके जाओ, तो वो इवनली आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको इजी होगा ट्रैवल करने में। अब समझो कि आप बहुत सारा सामान लेके आ गए गाड़ी में, तो ऐसे हमेशा डिवाइड करना सामान को, जो ज्यादा दिन रह सकती है या ज्यादा दिन नहीं रह सकती है। तो समझो कि ऑयल है, सॉल्ट है, ये आप गाड़ी में छोड़ सकते हो, आप जब जाओगे तो जो खराब हो जाएगा सामान उसको पहले लेके कैरी करना ज्यादा जरूरी है, फिर आप नेक्स्ट डे जाके वापस गाड़ी से वो दूसरा सामान ला सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प नहीं है, अगर कोई हेल्प करने के लिए है तो ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प फॉर दीज हैवी एक्टिविटीज। ओके, अवॉइड करना है ऐसे टाइम पे जाना जब बहुत रश रहता है स्टोर में, स्पेशली सेल्स के टाइम बहुत ज्यादा रश हो जाता है, क्राउडेड प्लेस में हमको और ज्यादा थकान लगती है, तो ये हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट, सो टेक होम मैसेज, मूविंग स्मार्टर विल हेल्प यू सेव योर एनर्जी। अपनी एनर्जी वाइजली यूज करना जरूरी है। कोई इजी तरीका है वो एक्टिविटी करने के लिए, तो उसे इस्तेमाल करना और भी ज्यादा जरूरी है। सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो, पर लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे यूज करें वो देखना जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अपनी बॉडी की सुनिए, स्टॉप करिए, रेस्ट करिए बिफोर यू गेट टायर्ड। थकान आने के पहले ही रुकना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, so thank you everyone for participating. I will hand it over to Shravani now. Good evening, everyone. Thank you, Dr. Farzeen. Thank you, Dr. Manisha. It was a very wonderful session. आपने बहुत सारी प्रैक्टिकल
चीजें बताए कि अपने डेली टास्क को सिंप्लीफाई कैसे करें। तो अभी मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को पूछना चाहूंगी कि किसी को कुछ क्वेश्चंस है आज के लेक्चर के बारे में, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। चैट। I have a question. यस अंकल से। Yeah. My name is Suresh Jadhav, and I have a question. What about driving? Suppose I want to drive. There are some tips for better driving? You can save your energy. डॉक्टर मनीषा। So driving, see to it that first, जितना हो सके clutch कम करना है. Like you have to go in area where you have to use less usage of clutch, and your seat and the position of your steering should be adequate. You don't have to strain your leg too much while driving. Your ankle has to be in neutral position. Many a times you take the seat behind and you keep pressing the clutch and the accelerator and the brake with your toes, which consumes a lot of energy. So the distance has to be proper. Secondly, your seat has to be giving you a good back support. So you have to adjust your height. If you're short, you can keep a cushion down, elevate your height so that you can appropriately reach and you can see, rather than, said there are many people who come ahead and try to drive like that to get a good vision. So your posture while driving has to be maintained, and minimize the use of clutch as much as possible for driving. I hope that answers your question. If you have any specific difficulties, then we can discuss it out later. Do you have any specific difficulties, Mr. Suresh? Or does this answer your question? You're on mute. So you're on mute. Unmute yourself. Yeah. Okay. Yeah. Can you hear me now? Yeah, now we can hear you. Yeah. Okay. No. I was just wondering. The best thing would be to use automatic car without. That is changing the of best gears. thing, but then it Use comes with just one. affordability. Yeah, affordability. Yeah. So No, that's if an one can important afford point. it, if Then one of can course, afford then it, there's nothing then like we it. can. You minimize all the energy. I mean, you Right. conserve all the Right. energy. That was actually going to be my first point to say, Right. but I Right. just thought that's affordability, so that should come last. I understand. Yeah. What about cycling? I mean, if somebody wants to do cycling, are there any tips to avoid cycling totally, or you can do it You with don't a have little bit to. of? So it depends. If you are already a person who's been doing cycling, it's not a new skill for you. You won't conserve Okay. much energy if you do it in the correct manner. A person who's not trained with cycling and suddenly starts cycling would need a lot of energy itself to balance the cycle rather than the pushing the cycle by itself. Okay. So if you're already a trained cycler, if you've been cycling since long, then if you maintain a good posture, you will be able to. So your leg should reach down. You shouldn't really lean while doing cycling on one side. The height of the seat should be adjusted according to your leg length. Okay. As we do cycling in the rehabilitation center. Actually, you're talking about that cycling or No. normal cycling? No. I'm talking about the actual cycling, but Yeah, in rehabilitation center, we are stationary. Only our feet keep moving. correct. So if you use actual cycling, if you cycle it on the road, It's different. It is different. So that's what I was Completely asking. different. Completely different. That requires, this Okay. is a stationary cycle. You're just using your leg strength and your endurance Yeah. to pedal. Yeah. That's a You cycle can't where compare. first balancing itself would consume a lot of energy, and then the pedaling and Oh. then moving ahead. That's why I said if Okay. you're a trained person, only then start cycling. If it's Okay. altogether a new skill, first you need to overcome the skill, learn the skill, and then go for cycling as an exercise. Okay. Thank you, Manisha. Thank you. Welcome. Thank you. Any further questions? Yeah, somebody can mute me. I'm not able to mute myself. I'll Yeah, do it. I muted. Manisha ji, good evening. Good evening, Mr. Ravi. I have a small issue. When I am chanting slokas, I am unable to chant continuously. I get very intermittent cough. How to do that one? I suppose I So- want to say Hanuman Chalisa. I start
and then immediately within the first or second line, I start coughing. Again, take a break, again go, and again things like that. So if I have to chant slokas uninterruptedly, what is the technique I should use? So one thing is when you chant shlokas, it uses a lot of your vocal cords, the controlled speaking of the shlokas. So you need to moisturize your throat continuously. You can either keep some lozenges in the mouth or some home tips like, lavang or misri, something that keeps moisturizing your throat to avoid the cough. Now, cough is a symptom of many lung diseases. So many a times it gets unavoidable, and any change in position and any change in activity increases your cough. So the only solution is keep drinking in warm water. So maybe if you say 3 omkars or you say 5 omkars together, after 3, take a break, sip water, and then chant the other 3. Don't do it continuously, as we kept emphasizing rest, rest, rest between the activities. That would take control of the cough. So don't do everything at one go. If you have to chant 5 shlokas together, after every shloka, you have to take a rest, moisturize your throat with some water, with some lozenges, and then go to the next shloka. Thank you. Welcome. Any further questions? Yeah, Dr. Farzin, Mukul Kothari here. Yeah, Nice. I mean, like the last person who had a question about coughing while talking or while singing. I have a similar issue. Very in just 2 minutes, if I start talking also, I start coughing. Most of the time it is dry cough and not something that comes out. But it becomes quite severe. Coughing becomes quite severe. So this cough is related to your disease that you're experiencing. Okay. As Manisha ma'am said, use of lozenges or sometimes some syrups are also prescribed to y'all for that cough. Okay. So using that will help you. Now, talking is such a thing that, okay, we cannot stop after a certain time, but rest, take intermittent rest. Try avoiding continuous talking for 30 minutes, 45 minutes. So say if you are used to doing that also, say 5 minutes ke baad, take a rest, catch your breath. Catching your breath is very important because as Manisha ma'am said, you're using your vocal cords when you're talking, singing, activities like that. So resting in between is important during these tasks. Thank you. Thank you. Now, last 2 questions. Does anyone else want to ask? I want to ask. हाँ बोलो आंटी. First of all the doctors' lectures were so good. Thank But you. one request to you, please, main point, give us on our WhatsApp because at a moment we can't remember all the solutions. You know it very well. I can't speak. Immediately I felt breathlessness. What to do? Sorry, auntie, वापस बोलोगे? So, auntie, your question, I mean, you want notes on the topic, right? That's Yeah. what your question was. So we are Yes. trying to stream this on YouTube. And after the session, we will just check if the recording is there. We will share the recording in the group. Okay, and please help me. I can't speak more. So what to do for that? Okay, so पहले तो breathing exercises कर रहे हो आंटी. Are you exercising? Now, nowadays it was stopped. Now again I started. You started exercising? Yes. Okay. And okay, so breathing exercises important है. ये जो आपको breathlessness लग रहा है बात करते वक्त, कोपिंग टेक्निक्स रहती है बेसिकली. तो जैसे अभी आज हमने एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स बताए, ऐसे ही ब्रीदिंग टेक्निक्स भी रहती है विच विल हेल्प यू गेट द ब्रेथलेसनेस डाउन. बट अगेन द कॉफ एंड द ब्रेथलेसनेस इज एसोसिएटेड विद द डिजीज. अगर डिजीज प्रोग्रेस हो रहा है तो वो हमें ज्यादा लगता है. ऑक्सीजन का यूज वो टाइम पे आप थोड़ा बढ़ा सकते हो. कुछ हेवी एक्टिविटी है या अगर आपको ऐसा कुछ है जहां बहुत बात करना पड़ रहा है उस टाइम पे. और बात नहीं, थोड़ा बात में भी मुझे तकलीफ ही होता है.
ओके ओके। सो आंटी आप नॉर्मल एक्सरसाइजिंग वगैरह करते हो, वॉकिंग वगैरह कर रहे हो? वॉकिंग होता ही नहीं है। सो बेसिकली थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज जिससे आपका कैपेसिटी बढ़ सके उस पे हमें ध्यान देना है। Okay. हम्म Just I'm asking because I don't know whether it is right or wrong. Can I appoint personal lung physiotherapist at home? हाँ We can Aunty. talk about this, yeah, on phone. yes. Can we Okay. do on WhatsApp chat because I can't speak more. ओके, Yes, aunty, we we will will get get in in touch touch with with you. you. Okay, okay. Thank you. और किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो वी कंक्लूड। और आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन पॉइंट, जैसे कि अभी आंटी ने बोला कि वो बहुत ब्रेथलेस होते हैं, और अभी आपने जितना लेक्चर सुना तो उसमें से काफी सारे पॉइंट्स याद नहीं रहते। सो इट इज सीन पर्टिकुलरली फॉर द पेशेंट्स हु गेट वेरी ब्रेथलेस ऑन शॉर्टेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, राइट? तो ऐसे इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? तो 2-3 चीजें तो आप ध्यान में रख सकते हो कि ब्रेक लेना है, सबसे सिंपल, राइट? ये तो ध्यान रखने में इजी चीज है। अगर आपको लग रहा है कि आप ये एक्टिविटी करने के समय आपको ऑलरेडी ब्रेथलेस हो रहा है, तो आप रुक जाओ, ब्रेक ब्रेक लो। जब आपका ब्रीदिंग नॉर्मलाइज हो जाए तब आप आगे का उसका पार्ट करना, जैसे अभी दोनों डॉक्टर्स ने बताया। तो ऐसे आप ये जो सिंपल चीजें हैं, आप देख सकते हो आपकी वो एक्टिविटी खड़े होके कर रहे हो कि बैठे हुए हो, तो ऐसी सिंपल चीजें आप तुरंत उसमें मॉडिफाई कर सकते हो और उसके रिजल्ट्स भी आपको तब भी मिल जाएंगे। और ये जो चीजें हैं ये सारे एक्टिविटीज के लिए कॉमनली अप्लाई होंगी। तो आपको अगर याद नहीं रह रहा है तो अलग अलग से याद रखने की इसमें जरूरत भी नहीं है, ये 2-3 सिंपल चीजें हैं। और अगर आपको लगे कि दिन में थ्रू आउट जो पेशेंट्स को ऑलरेडी इतना ब्रेथलेस होता है कि आज एक पर्टिकुलर दिन में मुझे बहुत ब्रेथलेस हो रहा है एज कम्पेयर टू बाकी के डेज, तो फिर आप एक बार एक रिव्यू लेना कि आज मैंने ऐसे क्या किया, कितने एक्टिविटीज किए, कुछ ज्यादा कर लिया क्या, और फिर आप वो प्रायोरिटाइजिंग का मेथड अप्लाई कर सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि अरे इसमें से नेसेसरी चीजें कितनी थी, अननेसेसरी कितनी थी। तो अगर आप अननेसेसरीली एक्सर्ट किया है तो वो हिसाब से आप अपना नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हो। तो इसमें खुद आप कितना ऑब्जर्व करते हो, कितना रिव्यू करते हो खुद के पूरे डे को, एक्टिविटीज को, ये भी बहुत मैटर करता है। और ये आपका लाइक एवरी डे आपकी कैसी कंडीशन है ब्रेथलेसनेस वाइज, वैसे ये सारी चीजें मॉड्यूलेट हो जाती है, चेंज हो जाती है। एवरी डे एक ही फॉर्मूला आपको नहीं यूज होगा, वो भी चेंज होगा। तो आपको वॉचफुल रहना है आपके खुद के एक्टिविटीज और सिम्टम्स को लेके, ठीक है? सो नाउ वी कंक्लूड। तो आज आप सबने सुना, आज ये हमारा वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था। Excuse me, only Correct? one last question. There are Hmm. change of seasons, like summer to winter, winter to rainy, things and like that. Or what are the precautions we are supposed to take during change of seasons? So, Mr. Ravi, we had actually taken one entire session on change of seasons in lung patients, and I think on the day of voting, you've missed those session. Oh, okay. It was there as a part of the maintenance program, and I will give you the pointers at your regular class because that Thank you. itself, it's a separate 20-30 minute session. That's good. Thank you. Yeah. So thank you everyone for listening to us patiently and also for your active participation. तो अभी हमने अब तक ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा अपना ये पेशेंट एजुकेशन सीरीज चल रहा है, तो हमने जितना फीडबैक लिया है आप सबका या जितना ऑब्जर्व किया है, वो हिसाब से आप सब लोग ये लेक्चर सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकलिटी में भी लाते हो। हमने जितना देखा है वो हिसाब से, जैसे आप वो अभी चार्ट मेंटेन करने लगे हो आपके एक्सरसाइजेस का, वाइटल्स का, वैसे ही ये चीजों को भी आप अपने एक्टिविटीज में लाना, आपके अपने डेली जो भी आपका रूटीन है उसमें लाना। और फिर इसके अभी हम लोग आगे जाके जो भी ग्रुप एक्टिविटीज होते हैं या सपोर्ट ग्रुप एक्टिविटीज होंगे आगे, तो उसमें हम ये सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे और एक्टिवली। तो आपके तरफ से भी कुछ इनपुट्स तभी हमारे, तो इसके लिए आज आपने जो भी सुना उसमें से आपको जो खुद के लिए एप्लीकेबल लगे, जितना याद रह रहा है, वो सब आप आपके रूटीन में इंक्लूड करो।
तो आगे जाके हम इस पे और डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर डेली एक्टिविटीज एंड ग्रुप एक्टिविटीज. ओके, तो एंड जस्ट अभी हम लोग जैसे कि देख रहे हैं सारे हमारे ही सेंटर के या टेली के पेशेंट्स हैं, तो आप सबको पता है सेंटर के बारे में. बट जस्ट टू गिव अ ब्रीफ, क्योंकि आंटी पूछ रहे थे कि उनको होम के लिए कोई फिजियोथेरेपिस्ट मिलेगा क्या, तो जस्ट टू गिव अ ब्रीफ अबाउट आवर सर्विसेज. तो हमारे सेंटर में रिहैब होता है, जो आप सबको पता है. आप में से कुछ पेशेंट्स टेली रिहैब भी करते हैं, जो यहाँ पे आ नहीं सकते या जो आउट ऑफ स्टेशन, जो मुंबई के बाहर रहते हैं. तो ये 2 टाइप की सर्विसेज we provide, and in addition we also have home physiotherapy service for the patient who cannot travel, who are homebound because of their lung condition. तो आप ये सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं खुद के लिए, या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसे पेशेंट्स आपको पता है तो उनमें भी यू कैन स्प्रेड अ वर्ड अबाउट इट. ओके, एंड so we conclude on this note. Thank you everyone for joining in. Yeah, we'll just take a picture before we end, and also please आपका valuable feedback हमें दीजिएगा इधर on WhatsApp या जैसे भी आप देना चाहे in written आने के बाद, but please give us a feedback so that we can improvise. अभी एक फोटो लेते हैं. We request everyone, आपका अगर आप लोग का वीडियो ऑफ है तो प्लीज उसे ऑन करिए. मनीषा मैम, यू आर टेकिंग. Done. Thank you so much, everyone. You We'll everyone. end the meeting now. Do share your valuable feedback. Thank you. Thank Thank you. Thank you very much. you. Thank you.